या सुप्रभात। आज के ग्रेड प्रशिक्षण में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। विषय है प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षा की रणनीतियाँ। सबसे पहले आगे देखने से पहले शीर्षक के बारे में जानेंगे। जैसे आप सभी हिंदी शब्द से परिचित हैं। जैसे आप सभी हिंदी शब्द से परिचित हैं, लेकिन क्या हिंदी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं, हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। अब देखेंगे रणनीतियाँ। रणनीतियाँ का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य योजना। रणनीतियाँ क्या है, आइए जानें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना को सामान्य अर्थ में रणनीति कहते हैं। रणनीति मूलतः सैन्य विज्ञान से आया हुआ शब्द है। अब जानेंगे सैन्य विज्ञान क्या है। ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सैनिक विचारधारा, संगठन, सामग्री और कौशल का सामाजिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। दूसरे अर्थों में देखें तो हिंदी भाषा शिक्षण की रणनीतियाँ से तात्पर्य है कि बच्चों की भाषा के बीच के संबंध को जानना, भाषा सीखने के तरीकों व प्रक्रियाओं को जानना। भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक को किस प्रकार से पढ़ाना लिखाना सिखाया जाए। हमारे देश में समय समय पर विदेशियों का आगमन होता रहा। यहाँ फारसी लोग आए तो उन्होंने सिंधु का नाम हिंदू रखा और सिंधु के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से होती है। हर देश की अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है। हमारे भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुन लिया। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई है। 10 जनवरी 2006 को पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए आयोजन किया गया था। 2006 से लेकर अब तक कई देशों में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है। आइए भाषा के बारे में जानें। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार, सबसे पहले देखेंगे स्वीट के अनुसार, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। स्वीट जी के अनुसार यह कथन कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है बिल्कुल चरितार्थ है, क्योंकि हम अपने मन की बातों को दूसरों तक अभिव्यक्त करते हैं। काव्यदर्श के अनुसार मुख से उच्चारित होने वाले वर्णों व शब्दों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। आप सभी जानते हैं कि विचार प्रकट करने के 3 तरीके होते हैं, या तो कह सकते हैं भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक,
दूसरा लिखित और तीसरा है सांकेतिक। जैसे कि मौखिक भाषा, नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक मतलब बोलना, अपने मन के बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा में बोलना और सुनना होता है। इसका उदाहरण जैसे मैं अभी आप सबों को बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, मोबाइल में बात करना और आपस में बातचीत करना, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब दूसरा रूप है लिखित। अपनी लिखित भाषा का अर्थ है लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना। इस भाषा में लिखना और पढ़ना दोनों होता है। इसका उदाहरण पत्र, किताब, ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब देखेंगे तीसरा रूप सांकेतिक। नाम से पता चल रहा है, संकेत का अर्थ होता है इशारा करना या संकेत के द्वारा बातचीत करना, ध्वनि यंत्रों के माध्यम से भाषा प्रकट करना। भाषा के तीसरे रूप को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि कभी कभी इशारा का सही अर्थ नहीं निकल पाता है। लेकिन आज के डेट में देखें तो इस भाषा का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सांकेतिक भाषा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। स्कूलों में बजाई जाने वाली घंटी, चौराहों पर जलने वाली हरी बत्ती और लाल बत्तियां। हरी बत्ती जलने पर गाड़ी आगे बढ़ाई जाती है और लाल बत्ती जलने पर चलती हुई गाड़ी को रोक दी जाती है। अतः यह कहना उचित है कि सांकेतिक भाषा की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। आइए वीडियो के माध्यम से कबीर के दोहे को सुनिए। जैसे कि हम सभी कबीर के दोहे सुनते हैं तो दो ही पंक्ति रहती है, लेकिन सारे जीवन से रिलेटेड रहती है। जैसे फर्स्ट में बोला गया था कि मीठी बोली बोलिए, खुद भी शीतल होइए और दूसरों को भी ठंड प्रदान कीजिए। इसका अर्थ है कि हमें मीठी बोली बोलना चाहिए। कड़ी आवाज़ से सभी डर जाते हैं या अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए कोशिश करना है मीठी बोली बोलने की। अब आगे देखेंगे भाषा सीखने के 4 अव्यय हैं। पहला है जिज्ञासा, दूसरा प्रयत्न, तीसरा अनुकरण, चौथा अभ्यास। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिज्ञासा। ऐसे बच्चे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके मन में भाषा सीखने की इच्छा रहती है, वे बहुत ही जल्द भाषा को सीखते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चों के दिलो दिमाग में हमेशा प्रश्न रहता है और वे कक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हो सके जो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं उससे अलग भी प्रश्न हो, तो ऐसी हालत में आपको उस वक्त बच्चों को डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से उनके प्रश्नों का जवाब देना है, या तो बोलेंगे बाद में जवाब देंगे। और दूसरा है प्रयत्न। प्रयत्न का दूसरा नाम कोशिश है। जो बच्चे भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं वे बहुत ही जल्द भाषा को सीख पाते हैं। तीसरा अनुकरण। अनुकरण करना मतलब नकल करना होता है। अक्सर देखा जाए तो कक्षा में कभी कभी कोई बच्चा शिक्षक या शिक्षिकाओं के पीछे पीछे बेवजह उनकी बातों को दोहराते हैं। मान लीजिए शिक्षक अपने भाषा में दरअसल या ओके बोलते हैं, तब नकलची बच्चे भी अपने भाषा में दरअसल और ओके शब्दों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। चौथा है अभ्यास। अभ्यास से तात्पर्य है करके सीखना। बच्चा जब तक बोलकर अभ्यास नहीं करेगा उसे भाषा का ज्ञान नहीं मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के ज्ञान में अभ्यास की अति आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। आगे देखेंगे भाषा की विशेषताएं और प्रकृति। पहला है भाषा अर्जित होती है। अक्सर देखा जाए तो भाषा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होती है। कोई भी बच्चा जन्म के साथ ही भाषा नहीं सीखता है, बल्कि अर्जित करता है। दूसरा, भाषा परिवर्तनशील और गतिशील होती है। भाषा में स्थिरता नहीं रहती है, समय समय पर बदलाहट होती रहती है। भाषा गतिशील होती है क्योंकि भाषा में नए नए शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे फिलहाल में लॉकडाउन एक नया शब्द है जिसे भाषा में जोड़ा गया है। तीसरी विशेषता है भाषा समन्वयकारी होती है। वास्तव में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अपने में विभिन्न भाषाओं को समन्वय कर लेती है, अपने में मिलाती है। इसलिए हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, उर्दू, अरबी के शब्द देखे जाते हैं। जैसे आप सभी रेल शब्द से परिचित हैं। रेल एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, जिसकी हिंदी होती है लौह पथ द्विगामी। चौथी विशेषता, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अपने मन के विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन भाषा है। भाषा के बिना विचारों की अभिव्यक्ति की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। पांचवी विशेषता, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, अर्थात बोलकर सीखी जाती है। छठी विशेषता, भाषा स्मृति पर आधारित है। भाषा स्मृति पर आधारित होती है क्योंकि जो भी सीखते हैं उसे हमें याद करना पड़ता है। भाषा सीखने के लिए नए नए शब्दों को सीखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसे पेंसिल कहा जाता है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि इसे कुछ दूसरा भी बोला जाए। पेंसिल के नाम से हमें अपने दिमाग में रखना है। तो भाषा स्मृति पर आधारित रहती है। सातवीं विशेषता, भाषा वातावरण की उपज है।
आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपनी भाषा का विकास करता है। एक बच्चा अपने आसपास रहने वाले लोगों की बातों को सुनता है और सीखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा वातावरण की उपज है। हिंदी भाषा की विशेषता के बाद महत्व पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी भाषा का महत्व। पहला महत्व है अभिव्यक्ति का साधन। जैसे कि विशेषता में देखा गया था कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा का महत्व भी अभिव्यक्ति पर निहित है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ सकता है। दूसरा, भाषा शब्द के विकास में सहायक होती है। भाषा राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। भाषा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लिया जाए भारत में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाए, सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा से कामकाज लागू कर दी जाए, तो शायद राष्ट्र का विकास संभव नहीं हो पाएगा। राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो हिंदी भाषा का प्रयोग उचित होगा। इसी तरह लंदन में अगर हिंदी भाषा को मान्यता दी जाए तो लंदन के राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा। हो सके वहाँ का विकास ठप हो जाए, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा महत्व है अंतःक्रिया करने में सहायक होती है। भाषा अंतःक्रिया में सहायक होती है। कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर शिक्षक कुछ प्रश्न पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे जो पढ़ाई हुई है उसे समझे हैं या नहीं। इसी तरह भाषा के द्वारा उनके अंतःक्रिया की परख होती है। चौथा महत्व, ज्ञान के संरक्षण व प्रचार प्रसार में सहायक होता है। वास्तव में प्राचीन समय से ही भाषा को संरक्षण किया गया है। भाषा को लिखित रूप में किताबों में रखा गया, जिससे हमें प्राचीन काल में बीती बातों व घटनाओं को इतिहास की किताब में संरक्षण किया गया है, जिसे पढ़कर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किताब लिखने में भाषा का ही तो प्रयोग हुआ है। पांचवा, निर्देश देने में सहायक होती है। भाषा के माध्यम से स्कूलों में और अन्य जगहों में निर्देश दिया जाता है। मान लीजिए आप सभी कहीं घूमने गए हैं तो आपको निर्देश दिया जाता है कि उधर गहरी खाई है, कृपया ना जाएं। छठा, चिंतन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। कक्षा में बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखने दिया जाता है, तब बच्चे अचानक ही शुरू नहीं करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाकर के महात्मा गांधी जी के बारे में लिखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चिंतन शक्ति को बढ़ाने में भाषा अपनी अहम भूमिका निभाती है। सातवां, दूसरों की बातों व भावनाओं को समझने में सहायक होती है। भाषा के माध्यम से ही किसी बच्चे की भावनाओं को समझ सकते हैं। कक्षा में बच्चा उदास है, तब उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भी भाषा का प्रयोग होता है। आठवां, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक आदि। कक्षा में बच्चों को कहानी और कविताएं सुनाई जाती हैं।
जिसमें नैतिक बातों और चारित्रिक बातों को बताया जाता है। साथ ही कहानी से शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, जिससे ज्ञान का विकास संभव हो पाता है। 9वां, बौद्धिक विकास में सहायक होती है। बौद्धिक विकास में भाषा अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है, अतः बौद्धिक विकास में भाषा सहायक होती है। इस तरह हमने भाषा की विशेषता और महत्व के बारे में जानकारियां प्राप्त की। आइए वीडियो के द्वारा एक बच्चे के मुख से सुने कि शिक्षा क्या है और शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाऊंगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से रहा है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु समान है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल चंद लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है और आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की है, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उचित शिक्षा। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्व को समझते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातार किए गए प्रयासों से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। अगर ये सब वो कर पाए तो इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। शिक्षा के बगैर इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता। शिक्षा जिंदगी के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई नौकरी थोड़ी न करनी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होकर मालिक नहीं। हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब आइए प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को देखेंगे। पहला उद्देश्य है छात्रों को इस योग्यता तक पहुंचाना है कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्दावली को समझ सके। दूसरा, छात्रों को इस प्रकार क्षमता से युक्त करें कि वे निर्धारित ज्ञान का शाश्वत वाचन कर सके। तीसरा, छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना तथा पाठ्यक्रम के स्तर की भाषा को भली भांति बोल सके, ऐसी क्षमता प्रदान करना। छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना, जैसे अगर हम शुद्ध बोलते हैं तो बच्चे भी शुद्ध बोलेंगे। जैसे तालव्य श और दंत स। तालव्य श में श, जिसमें आपके मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज होती है इसके उच्चारण में, और दंत स में स।
ऐसे बोला जाता है। तो इसे बच्चों को जरूर बताएं, नहीं तो भी कंफ्यूज होते हैं। जहाँ तालव्य श लिखना है वहाँ दंत स लिख बैठते हैं। चौथा, छात्रों के विचारों को क्रमशः क्रमबद्ध रूप से विकसित करना। जब छोटे बच्चे बात करने के लिए सीखते हैं तब उनको पता नहीं रहता है कि वाक्य को कैसे सजाकर बोला जाए। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी मम्मी क्या करती है, तब वो बोलेगा है मेरी मम्मी शिक्षिका। तो इसे सुधारना है, मेरी मम्मी शिक्षिका है। छात्रों को इस प्रकार क्षमताशील बनाना चाहिए कि वे मौन वाचन करके तथ्यों को याद कर ले, सहज ग्रहण कर ले। ये छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें चिल्ला चिल्लाकर पढ़ना अच्छा लगता है, जिससे उनकी भाषा भी शुद्ध होगी। लेकिन वे जरूरी है कि कभी वे मौन वाचन, मौन होकर के पढ़ाई कर सके। छठा, छात्रों के शब्द भंडार में क्रमशः वृद्धि करना बालकों में ऐसी क्षमता लाती है कि वे छोटे छोटे वाक्यांश बना सके। सातवां, कविता पाठ का वाचन छात्रों को सस्वर कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, कविता पाठ का वाचन। जब तक वे कविता नहीं पढ़ेंगे तो उसका वाचन नहीं कर पाएंगे। आठवां, छात्रों को लिपि का सही ज्ञान कराया जाए। ये छोटे बच्चों को बहुत जरूरी है कि छात्रों को लिपि का सही ज्ञान कराया जाए। नौवां, सुलेख और श्रुति लेख पर बल देना चाहिए। सुलेख और श्रुति लेख पर बल देना चाहिए, क्योंकि राइटिंग या सुलेख बचपन में ही सुधारी जाती है। 10वां, छात्रों को लिपि का सही ज्ञान कराना अति आवश्यक है। बच्चों को और उनके सीखने के तरीकों को जानना। आइए जानते हैं कि बच्चे देखते हैं कैसे बच्चे सीखते हैं। सीखने के रोचक अनुभव, प्रतिक्रियात्मक और सहायक पारस्परिक संबंध, अनुभव, सीखने के लिए सृजनात्मक परिवेश। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं। बच्चे अपनी इंद्रियों की सहायता से सीखते हैं। बच्चे कला द्वारा भी सीखते हैं। पहला, बच्चे जो सुनते हैं उसके बजाय जो देखते हैं उसे सीखते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे समझते हैं। अवधारणाओं को समझने और कौशल सीखने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे और धैर्य से सिखाने की जरूरत है। बच्चों को जितना बताया जाए उसका बहुत ही कम सीखते हैं। अतः पाठ को धैर्य से और धीरे धीरे सिखाना चाहिए। एक ही दिन में एक चैप्टर, एक पाठ नहीं खत्म करना है। सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के मन में सुधार की भावना का विकास करना है। गलती हो जाने पर बच्चों को प्यार से समझाना है। डांटने से, मारने से बच्चे डरते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्हें बहुत ही प्यार से, गुस्सा आ रहा है तो भी अपने को कंट्रोल करना है और प्यार से समझाना है, बताना है। 5वां, बच्चे गर्मजोशी और स्वागत के माहौल में अधिक सीखते हैं। वास्तव में बच्चे खुशी के माहौल में सीखना पसंद करते हैं। डांट कर सिखाइएगा नहीं सीखेंगे, उनको प्यार से सिखाइएगा जरूर सीखेंगे। 6, बच्चे एक बार में थोड़ा बहुत ही सीखते हैं। पाठों को धीरे धीरे
पढ़ाना चाहिए। एक दिन में एक पाठ को नहीं पढ़ाना चाहिए, जैसे कि मैं अभी बोली। आगे भाषा शिक्षक के गुणों को देखने से पहले शिक्षक के बारे में जानें। शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक को विद्यालय का हृदय माना गया है। विद्यालय में विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तक आदि सभी वस्तुएं शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परंतु जब तक दक्ष एवं योग्य शिक्षकों द्वारा उनमें जीवन शक्ति प्रदान नहीं की जाए, तब तक वह निरर्थक रहेगी। कोठारी कमीशन अध्यापक के बारे में क्या बोलते हैं, आइए देखें। अध्यापक के बारे में बोलते हैं, अध्यापक देश के राष्ट्र निर्माता हैं। समाज एवं देश की उन्नति उत्तम शिक्षकों पर ही निर्भर है। वास्तव में अध्यापक देश के राष्ट्र निर्माता हैं। समाज एवं देश की उन्नति उत्तम शिक्षकों पर ही निर्भर रहती है। आगे भाषा शिक्षक के गुण। पहला शैक्षिक गुण, दूसरा व्यावसायिक गुण और तीसरा व्यक्तित्व संबंधी गुण, चौथा आपसी संबंध एवं तालमेल के गुण। आइए सबसे पहले शैक्षिक गुण के बारे में जानें। एक शिक्षक में शैक्षिक गुणों का होना अनिवार्य है, तभी वह अन्य लोगों को एवं छात्रों को शिक्षा प्रदान कर सकेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित, योग्य, होनहार, आगे की सोचने वाला, कर्मठ, मेहनती तथा संवेदनशील की भावना होना अनिवार्य है। अब देखेंगे व्यावसायिक गुण। जिसमें पहला है विषय का पूर्ण ज्ञान। सर्वप्रथम एक शिक्षक या शिक्षिका को विषय का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। संपूर्ण विषयों का ज्ञान होना संभव तो नहीं है, लेकिन जो विषय वे पढ़ाते हैं उनकी पूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। दूसरा, अपने व्यवसाय के प्रति रुचि। अपने व्यवसाय में भरपूर रुचि एवं उमंग होनी चाहिए। केवल पैसा प्राप्त करना ही नहीं, वरन ईमानदारी से शिक्षा प्रदान करना है। छात्र छात्राओं को पूरे दिल मन से सेवा देना है, पढ़ाना है। तीसरा, शिक्षण विधियों का ज्ञान। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हिंदी कक्षा में कविता का अनुकरण वाचन कराया जाता है, पीछे पीछे कविता को बोलने कहा जाता है, तो हो सके बच्चे पीछे पीछे बड़बड़ बोलेंगे, लेकिन उतना रुचि नहीं लेंगे। तब ऐसी हालत में हमें अभिनय विधि और गायन विधि का प्रयोग करना है। कविता को गाकर बताना है, तो इससे बच्चे ज़्यादा रुचि लेंगे। चौथा, शिक्षण सहायक सामग्री का ज्ञान। बच्चों को पढ़ाते वक्त सही शिक्षण सामग्री का होना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर चार्ट, मॉडल या वास्तविक चीजों के सहारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। चार्ट या मॉडल का पाठ के अनुसार होना अति आवश्यक है। मान लीजिए आप जीव जंतु के बारे में बता रहे हैं और आप भारत का नक्शा लेकर जाएंगे, तो वो फिट नहीं होगा। तो जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार मॉडल या चार्ट भी होना जरूरी है। पांचवा, मनोविज्ञान की समझ। मनोविज्ञान का तात्पर्य है मन का विज्ञान, मन की बातों को परखना।
भाषा के विकास में मनोविज्ञान की समझ अति आवश्यक है। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। बच्चे के मन को परखना, बच्चों को समझ पाना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चे के हृदय को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, तब आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो कि रुचि नहीं ले रहा है, तो आप लोगों को, मुझे भी उनके पास जाना है और पूछना है क्या कारण है, क्यों उदास है, क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं। हो सकता है वो बच्चा भूखा हो, सुबह से नहीं खाया हो, तो रुचि नहीं ले रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, भूल करके चाट करके सीधे मारे, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बच्चों के दिल को समझना है। 6 है कुछ नया सीखने की इच्छा। शिक्षकों को नई नई वर्तनियाँ, नई शब्दों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, खासकर भाषा के शिक्षकों को। क्योंकि कभी भी आप पढ़ा रहे हैं तो अभी के बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से पूछ सकते हैं, तो शब्दों को जानना है और उस समय बता सकना है जिसके बारे में वे पूछ रहे हैं। 7वां, समय का पाबंद। एक शिक्षक शिक्षिकाओं को समय का पाबंद रखना बहुत जरूरी है। समय पर स्कूल आना और समय पर अपने कक्षाओं में प्रवेश करना। कभी कभी होता क्या है कि धीरे धीरे जाने से और रास्ते में कोई दूसरे शिक्षक या शिक्षिका मिल गई तो क्लास जाने के बजाय थोड़ी सी हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो उससे बच्चे अनुशासित नहीं रह पाते हैं। आप जाकर देखेंगे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो टाइम से, समय से कक्षा में पहुंचना है। कुशल वक्ता। कुशल वक्ता बहुत ही जरूरी है। एक शिक्षक के गुण में कुशल वक्ता होना जरूरी है। अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है तो कैसे वो पाठ को समझाएगा। यहाँ वहाँ जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी नाम है जो, तो सजा कर नहीं बोल रहे हैं, तो क्या करना है, एक शिक्षक को कुशल वक्ता होना है। भाषा के शिक्षक को कुशल एवं स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए। वर्तनियों का उच्चारण सही होना चाहिए। 9वां, छात्रों के प्रति संवेदनशील। एक शिक्षक को अत्यंत आवश्यक है कि वे छात्रों के साथ जाति पाति, धर्म, अमीरी गरीब, रूप रंग का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये नहीं कि जो सुंदर बच्चे हैं तो उन्हीं का नाम बार बार बोले। सबको बोलना है, सबका नाम बोलना है। भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं। अब देखेंगे तीसरा गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण। वेशभूषा। पहला है वेशभूषा। शिक्षक शिक्षिकाओं की वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे कपड़े पहने जिसमें वे ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में गए हैं, खासकर लेडी टीचरों को बोला जाता है, जैसे बच्चे बोलते हैं कि अगर उनको उनकी साड़ी पसंद आ गई तो बोलेंगे मिस टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। वैसे ही सर को भी बोलते होंगे, आप सबों को भी बोलते होंगे कि टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो हमें अपने पहनाव पर भी ध्यान देना है। दूसरा, अच्छे गुण। एक शिक्षक में अच्छे गुण का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे में अच्छे गुण हैं, हम सबों में अच्छे गुण हैं, तो हम जरूर बच्चे को अच्छा गुण ही देंगे। मान लीजिए लीची पे कभी आम
नहीं देता है। इसलिए अच्छे गुणों को अपने में अपनाना है। सभी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कमजोरियां भी रहती हैं जो ज़्यादा दिखाई देती हैं। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य। एक शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बीमार शिक्षक या शिक्षिका को बस अपने बारे में चिंता रहेगी। सही बात है, जब वो बीमार है तो वो अपने स्वास्थ्य के बारे में ही ज़्यादा सोचेगा और दिमाग में चिड़चिड़ाहट रहेगा और वो कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए एक शिक्षक का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। चौथा, नेतृत्व करने की क्षमता। एक भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण है नेतृत्व की भावना को जागृत करना। नेतृत्व, लीडरशिप, ये भावना, ये गुण एक शिक्षक में होना बहुत ही जरूरी है। पांचवा, धैर्यशील। बच्चों को धैर्य के साथ पढ़ाना है। कोई बच्चे पाठ का वाचन जल्दी करते हैं तो कोई बहुत धीरे धीरे एक एक अक्षर को बोलकर करते हैं, जिससे काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन ऐसी हालत में हमें धैर्य रखने की अति आवश्यकता है। छठा, उत्साही। सभी शिक्षकों को उत्साही होना अत्यंत आवश्यक है। उत्साह से पूर्ण शिक्षक ही उत्साही बच्चों को उत्साह बना सकता है। सातवां, आत्मसम्मान। एक शिक्षक को पहले खुद का सम्मान करना है। जिसमें आत्मसम्मान होता है वह दूसरों के भी सम्मान करता है। अब चौथा देखेंगे, आपसी संबंध एवं तालमेल के गुण। विद्यार्थियों के साथ संबंध। पहला, विद्यार्थियों के साथ संबंध। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का गुण है विद्यार्थियों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। विद्यार्थियों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना है और हो सके तो उनसे दोस्ताना भी व्यवहार करें, जिससे कि कुछ भी समस्या है तो उससे वे बच्चे आप सबों को बोल सके, सुना सके। दूसरा, अन्य अध्यापकों के साथ संबंध। शिक्षक का संबंध अन्य शिक्षकों के साथ भी अच्छा होना चाहिए। किसी दूसरे विषय के शिक्षकों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, मिलकर रहना है, क्योंकि सभी विषय बराबर होते हैं और सभी शिक्षक खास हैं। तीसरा, अन्य कर्मचारियों के साथ संबंध। शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल में अन्य कर्मचारियों के साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करना है। उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी है। ये नहीं कि वे काम करने वाले हैं तो उन्हें डांट कर बोलें, ऐसे नहीं करना है। तीसरा हो गया। चौथा, अभिभावकों के साथ संबंध। अभिभावकों के साथ संबंध अच्छा होना है। एक शिक्षक को अभिभावकों के साथ प्रेम पूर्वक बातें करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और अभिभावक का भी फर्ज बनता है कि वे शिक्षकों का आदर करें, रेस्पेक्ट करें। पांचवा, सामाजिक संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक शिक्षक को शैक्षणिक कार्य के अलावे सामाजिक कार्य में हाथ बटाना है। केवल स्कूल में नहीं, समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेना है। आइए इस वीडियो को ध्यान से सुने,
जाने कि आमिर खान जी बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। फील्ड से नहीं, मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रिएटिव इंसान, और आप लोग बेहतर जानते हैं एजुकेशन के बारे में। इतने साल से आप एजुकेशन चला रहे हैं। पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूंकि मैंने कुछ फिल्में की हैं, एक फिल्म थी तारे ज़मीं पर, और अभी हाल ही में मेरी जो फिल्म आई है 3 इडियट्स, ये दोनों फिल्में एजुकेशन के टॉपिक पर हैं। तो लिहाजा मैं इस वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च की एजुकेशन के ऊपर, और कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, और वो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे भी हैं। हो सकता है पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा एजुकेशन से जो जिनका संबंध है। और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है। ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ न कुछ काबिलियत होती है, कुछ न कुछ कमजोरी होती है। मुझ में भी कमजोरी है, काबिलियत है, आप में भी कुछ न कुछ काबिलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ न कुछ कमजोरी और काबिलियत होती है। और हमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उससे मदद करनी है, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको ढूंढ सकें और उसमें हमें सकें, और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है। मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, हमारे स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, या हम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी? और वो जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है वो मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं। जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूँ। हमारी फिल्म 3 इडियट्स जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑडियंस जैसे आप लोग हैं उनको बुलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था। मुंबई में एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे ये पूछा, आपने फिल्म देखी है 3 इडियट्स? उसमें उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल था। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर पिक्चर के हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। और ये जो मुद्दा है उसके हार्ट में जाता है ये कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूं और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूं या नहीं, ये अभी तक मुझको श्योर मालूम नहीं है। लेकिन जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का मायने कुछ होता नहीं। तो मैंने उसको जवाब में 2 सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूं? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर हैं और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। और मेरी इच्छा है कि
हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सके, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, आगे चल के वो किसी की मदद कर सके। दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये मेरी फीलिंग है। मैं जहां भी देखता हूं, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं छोटा था, जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आया कि सेकंड आया, बोलता है सेकंड आया, तो अरे फर्स्ट नहीं आया, डांट पड़ती है उसको। जो बोलता है मैं 10th आया, तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। उसको रेस में हम पूछते हैं तुम रेस में फर्स्ट आए कि सेकंड आए, में हम उसको बचपन से, जब से वो लोअर केजी में होता है, जब लोअर केजी में रेस होती है, चमचा मुंह में लगा के उसमें नींबू डाल के खाते हैं, उसमें भी हम बच्चे को पूछते हैं अरे मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, लाओ बेटा मेरा फर्स्ट आना है, मतलब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा भागो, मतलब नींबू लेके भागो। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है यार ये बड़ा जरूरी है। मेरे पेरेंट्स को हमेशा, मेरे पेरेंट्स मुझे एक ही सवाल पूछते, मैं फर्स्ट आएगा, उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को कंपीट करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है। टीचर्स भी यही सवाल उसको पूछते हैं आमतौर पर, मेरे साथ हो रहा है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तू पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जा। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बने, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछेंगे मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा हुआ, स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि तब हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में सोचे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं देखना चाहूंगा, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में नहीं देखी, कि हमको ये अहमियत इस पे दी जा रही है कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना हेल्प कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुधर सकता है, बहुत बदल सकता है, बहुत। निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे, भारत का भाग्य शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथ में ही निहित है, अर्थात शिक्षकों में उपर्युक्त गुणों का होना अनिवार्य है। अतः शिक्षक शिक्षिका होने के नाते हमेशा बच्चों की उज्जवल भविष्य के निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद कहती हूँ क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय देकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से बैठकर सुने। सब साहृदय धन्यवाद।
प्रश्न? आपने एक जगह यूज किया था हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को जो है हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में डाला गया है। तो आई थिंक राष्ट्रभाषा बोली। संविधान सभा ने इसे स्वीकृत किए है ना, सबसे पहले राज्य भाषा के रूप में किए, उसके बाद राष्ट्रभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी मानी गई क्योंकि राष्ट्र का विकास जो भी ये लिखा गया है, बट संविधान में अभी तक इसका नहीं किया है। राजभाषा है, राज्य अलग हो जाता है, राजभाषा इसको अभी तक मान्यता मिल गया। राष्ट्रीय भाषा का व्याख्यान नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों को बताया गया, छोटे थे हम लोग तो राष्ट्रभाषा के रूप में ही बताया गया, जो हम लोग को बताया गया वही हम लोग सीखे हैं, दिमाग में है। डीपली वहाँ जाने से वहाँ मिलेगा, जिसको कि हम लोग कभी नहीं देख पाए हैं, है ना। हो सकता है जिसे सर बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दिया गया है, तो हो सकता है वहाँ पर बोला गया होगा कुछ कि समय आने पर कोई भाषा अगर बहुतायत बोला जाएगा, मान लिया नागपुरी हो जाए तो उस समय नागपुरी को कर दिया जाएगा, उर्दू हो तो उर्दू को कर दिया जाएगा, इस तरह से कुछ प्रावधान होगा। इसलिए एग्जैक्ट एकदम यही रहेगा हमेशा के लिए, इस तरह से नहीं दिया गया। हाँ, बच्चे को सही बताना जरूरी है ना। 8वीं अनुसूची में जो है ना राजभाषा का व्याख्या किया गया है कि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा मतलब नहीं है, अब तक हिंदी राजभाषा है, जिसमें कि 22 भाषा को आधिकारिक रूप से जो है आधिकारिक भाषा के तौर में दर्जा मिला है। सब जगह ऐसे ही फैल गया है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा मातृभाषा ये है, लेकिन पिछले वाले ऑफिशियली मतलब कि मानते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से सब एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदी है राष्ट्रभाषा, लेकिन उसका वो प्रमाणित है कि हाँ यही है, वो नहीं है। हाँ, लिखा हुआ स्पष्टीकरण, हाँ साइन नहीं है। हाँ, लेकिन इसको सब स्वीकार करते हैं, सब मानते हैं, सब जगह वही चलता है। कॉपी भी होता है राष्ट्रीय खेल।